अगली सुबह चरण हमेशा की तरह 5 बजे उठा, अपने हुनर का अभ्यास करने की तैयारी में। जैसे ही वह हिला, उसके बगल में बैठी प्रिया भी जाग गई। क्या समय हो गया है पति? प्रिया ने जम्हाई लेते हुए पूछा। 5 बज गए हैं, मैं अभ्यास करने जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर और सो सकते हो। चरण नीचे झुका और प्रिया को चूमते हुए धीरे से बोला। नहीं, मैं भी उठकर अभ्यास करना चाहता हूँ। चरण की बात सुनकर प्रिया तुरंत चौंक गई। वह जल्दी से उठकर कपड़े पहनने की तैयारी में बैठ गई। चरण थोड़ा असहाय था और उसे उस पर तरस भी आ रहा था। तुम अभी भी गर्भवती हो। तुम्हें पर्याप्त नींद की जरूरत है। अभ्यास थका देने वाला नहीं है, ये वास्तव में बहुत आरामदायक लगता है। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण के गले में अपनी बाहें डाल दी और धीरे से बोली, पतिदेव, मुझे तुम्हारे साथ अभ्यास करने दो, ठीक है? जब चरण ने उसकी कोमल, मीठी आवाज़ सुनी तो उसके शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। उसने झट से प्रिया की कमर में बाहें डाल दी और अनिच्छा से मान गया, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर तुम थक जाओगी तो अच्छी तरह आराम करोगी और दोपहर में एक झपकी ज़रूर लो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। पिछली रात्रि का संचार और अभ्यास सीखकर वह मानो किसी मज़ेदार खेल में डूब गई हो और उस एहसास में फिर से प्रवेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चरण ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो गहरी नींद सो रही थी, और प्रिया को आकाशीय क्षेत्र में खींच लिया। आकाशीय क्षेत्र में साधना करना बाहर अभ्यास करने से 2 गुना प्रभावी था, इसलिए चरण ने स्वाभाविक रूप से वहां अभ्यास करना पसंद किया। दंपति आकाशीय क्षेत्र में ध्यान में बैठ गए, लिंक्वान जल का सेवन किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास शुरू कर दिया। एक मार्शल कलाकार को साल दर साल दृढ़ रहना चाहिए। 3 दिन मछली पकड़ना और 2 दिन जाल सुखाना स्वीकार्य नहीं है। आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास करना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे हट जाते हैं। चरण ने अंतरिक्ष लोक में 1 घंटे तक आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास किया, फिर मार्शल आर्ट के दांव पेंचों का अभ्यास किया। चूंकि प्रिया गर्भवती थी, इसलिए उसने केवल आंतरिक ऊर्जा का ही अभ्यास किया और अस्थायी रूप से उन दांव पेंचों का अभ्यास नहीं किया। चरण ने सोचा कि एक बार जब प्रिया में कुछ बुनियादी आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी तो वह उसे हल्के फुल्के कदमों का अभ्यास करना सिखा सकता है। अगर उन्हें कोई खतरा होता तो बच निकलने की क्षमता होना भी एक जीवन रक्षक कौशल था। दंपति ने अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर आने से पहले 7 बजे तक अभ्यास किया। उन्होंने किरान को जगाया, उसे कपड़े पहनाए, नहलाया और उसे फॉर्मूला दूध पिलाया। फिर उन्होंने बच्ची को नानी को सौंप दिया और चरण और प्रिया नाश्ता करने चले गए। चूंकि पवनी शारीरिक रूप से कमजोर थी, चरण ने नौकरों से खाना मंगवाया ताकि पवनी और किंदाजी किंगे आंगन में खाना खा सकें। किंगे आंगन वह जगह थी जहां बटलर वांग ने कल पवनी और किंदाजी के लिए रहने की व्यवस्था की थी। आंगन में एक कमल का तालाब और एक मेहराबदार पुल भी था, जो इसे बहुत ही सुंदर और भव्य बना रहा था। सबसे खास बात यह थी कि किंगे आंगन फूरुई आंगन से ज्यादा दूर नहीं था। बटलर वांग भी समझदार थे। ये देखकर कि चरण ने पवनी को अपनी सगी बहन मान लिया था, उन्होंने पवनी और किंदाजी की और भी ज्यादा देखभाल की। नाश्ते के बाद चरण प्रिया को पवनी से मिलने ले गए। रात भर आराम करने के बाद पवनी का रंग कल से कहीं बेहतर लग रहा था। मुख्यतः चरण के उसके प्रति बदले हुए रवैये ने उसे आशा और स्फूर्ति का एहसास दिलाया। चरण और प्रिया को आते देख पवनी किंदाजी की मदद से जल्दी से उठ बैठी। चरण, तियान तियान, तुम यहाँ हो? हाँ, कैसा लग रहा है? चरण ने पूछा। बहुत बेहतर। पवनी के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव था। ओम, क्या हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी होगी? दादी और मुझे फिर भी किन परिवार के गांव वापस जाना चाहिए, है ना? पहले पवनी पूरे दिल से अपने सफल छोटे भाई चरण से चिपकी रहना चाहती थी, उससे लाभ उठाने और लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में। लेकिन अब पवनी को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया था और उसे चरण के प्रति और अधिक अपराध बोध हो रहा था, इसलिए उसकी सोच बदल गई थी। वह चरण को परेशान करने से डर रही थी और उससे भी ज्यादा चिंतित थी कि चरण उसे नापसंद करेगा। कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ रहो और वापस जाने से पहले ठीक हो जाओ, चरण ने सीधे कहा। यह घटना मेरी गलती थी जिसने तुम्हें फंसाया और तुम्हारी जान लगभग चली गई। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पवनी की आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मुझे पता है। चरण के भाव भी नरम पड़ गए। इस बार पवनी असमय प्रसव पीड़ा से लगभग मर ही गई, जिससे 2 जानें लगभग चली गईं। अगर चरण को लिंक्वान जल न मिलता तो वह सचमुच मर ही जाती। चरण ने यह भी देखा कि मृत्यु के कगार पर भी पवनी उससे नाराज नहीं थी और तभी पवनी के प्रति उसका आक्रोश कम हुआ। बहन, बस यहीं रहो और निश्चिंत रहो। ठीक हो जाओ तो चरण और मैं तुम्हें वापस भेज देंगे। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर पवनी का हाथ थाम लिया और एक कोमल मुस्कान के साथ उसे दिलासा दिया। पवनी और पवनी में पहले कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। प्रिया पहले चरण की वजह से पवनी को नापसंद करती थी। अब जबकि चरण उससे नफरत नहीं करता था, प्रिया ने भी स्वाभाविक रूप से पवनी के प्रति अपना रवैया बदल दिया।
पवनी ने चरण और प्रिया की ओर देखा, जो उससे प्यार से बात कर रहे थे, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चरण और प्रिया के सामने अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचकर उसे लगा कि खुद की आदत कितनी घिनौनी है। अच्छा, शुक्रिया चरण, तियान, मुझे माफ करना। उसकी आवाज़ कुछ रुंधी हुई थी और आंसुओं ने उसकी आंखों को पूरी तरह से धुंधला कर दिया था। प्रसव के दौरान रोना नहीं चाहिए, वरना स्वास्थ्य समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। प्रिया ने रुमाल लिया और उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मैं नहीं रोऊंगी, मैं बस अंदर से खुश हूं। पवनी थोड़ी शर्मिंदा हुई और जल्दी से उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी। पवनी को रोते और हंसते देख चरण की आंखों में भी एक कोमलता थी। उसने सोचा, अगर राम्या की आत्मा स्वर्ग में होती तो शायद वह भी यही उम्मीद करती कि वे भाई बहन सुलह कर सकें, है ना? जब तक पवनी के मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी, चरण उसे सचमुच अपनी बहन मानने को तैयार था। वाह टिल्डर। जब सब बातें कर रहे थे, पवनी के बगल में सो रही नन्ही बच्ची ने अचानक मुंह खोला और रो पड़ी। किंदाजी जल्दी से स्थिति का जायजा लेने आए। पता चला कि उसने पेशाब कर दिया था। उसने कुछ अजीब तरह से डायपर बदलने में मदद की। आखिरकार किंदाजी ने डायपर जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। डायपर बदलने के बाद किंदाजी ने नन्हे को अपनी बाहों में ले लिया। उसका चेहरा प्रेमपूर्ण स्नेह से भरा हुआ था। चरण ने अपनी भतीजी के कोमल चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुमने उसका नाम रखा है? पवनी और किंदाजी दंग रह गए और दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हमें अभी तक उसका नाम रखने का समय नहीं मिला है। क्यों न हम तियांगे को नाम चुनने में मदद करने दें? किंदाजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उत्सुकता से चरण की ओर देखा। मैं उसका नाम रख सकता हूं, लेकिन अब तुम मुझे गेट मत कहो, मुझे सीधे मेरे नाम से बुलाओ, चरण ने कुछ बेबसी से कहा। किंदाजी अब तकनीकी रूप से उसका साला था। किंदाजी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए बोला, ठीक है। पवनी ने उत्सुकता से देखा जब उसने सुना कि चरण उसकी बेटी का नाम रखने के लिए राजी हो गया है। चरण ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। किंग शियाओकिंग के बारे में क्या ख्याल है? शियाओकिंग, जिसका अर्थ है भोर का उदय और हजारों मील तक साफ आसमान। मुझे उम्मीद है कि बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। इसका अर्थ ये भी था कि बारिश के बाद आकाश साफ हो जाता है। इस बच्चे के जन्म के कारण चरण और पावनी में सुलह हो गई। चरण को भी यह भतीजी थोड़ी और पसंद आने लगी। जियाओकिंग, ये बहुत अच्छा लगता है। पावनी की आंखें चमक उठीं। उसे वास्तव में चरण द्वारा चुना गया नाम पसंद आया। तियानजी अभी भी बहुत सुसंस्कृत है, किंदाजी ने सहज रूप से चरण की प्रशंसा करते हुए कहा। बोलने के बाद उसे याद आया कि चरण नहीं चाहता था कि वह उसे अब जी कहे, और वह तुरंत थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, अपना सिर खुजाया और हंस दिया। पावनी से मिलने के बाद चरण और प्रिया किंगहे प्रांगण से बाहर निकले। फूरुई प्रांगण में वापस आकर प्रिया के रान की देखभाल करने चली गई, जबकि चरण ने लुहुई और झांगकियान को बुलाया। लुहुई और झांगकियान अंगरक्षक दल के कप्तान और उप कप्तान थे और भरोसेमंद व्यक्ति भी थे। चरण को प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों जैसे गुप्त परिवारों के अस्तित्व के बारे में पहले पता नहीं था, और यह ठीक था। अब जब उसे पता चल गया था तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी शक्तियों का विकास करना था। उसके यूजियान बुक स्टोर में मार्शल आर्ट की कई गुप्त नियमावलियां थीं और लिंक्वान जल जैसे खजाने भी थे। उसके प्रति वफादार विशेषज्ञों का एक समूह विकसित करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था की थी, फिर भी चरण को अपनी मूल शक्ति की आवश्यकता थी। हुई गे बहन कियान, क्या आपने प्राचीन मार्शल आर्ट या आंतरिक शक्ति के बारे में सुना है? जब लुहुई और झांगकियान आए तो चरण ने उनसे पूछा। हालांकि लुहुई और झांगकियान थोड़े हैरान थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हमें थोड़ा बहुत पता है। हालांकि अब बहुत कम लोग प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। हमने मार्शल आर्ट के कुछ महारथियों के बारे में सुना है। वे सभी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने वाले विशेषज्ञ हैं और अपनी क्षमता को और गहराई से विकसित कर रहे हैं। अगर आम लोगों के लिए ऊपरी सीमा 10 के विरुद्ध 1 है, तो आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने वाले मार्शल आर्ट के महारथियों के लिए 100 के विरुद्ध 1 आसान है। हाँ, जब हम पहले एक मिशन पर थे तो हमने एक महारथी अपराधी को गिरफ्तार किया था जो आंतरिक शक्ति का अभ्यास करता था और एक पूरे परिवार का कत्लेआम कर रहा था। हमारे सैकड़ों विशेष बलों ने 3 दिनों तक पहाड़ों में उसका पीछा किया, जिसमें दर्जनों लोग हताहत हुए और आखिरकार उसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगी। बात बस इतनी है कि आजकल आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने वाले लोग आमतौर पर कुलीन परिवारों से आते हैं और आम लोगों के लिए उन गहन मार्शल आर्ट तकनीकों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट का एक ग्रैंड मास्टर गोलियों और हथगोले को अपने पास आने से रोक सकता है, और यहाँ तक कि उड़ते हुए फूल और गिरते पत्ते भी लोगों को घायल कर सकते हैं। मैंने सुना है कि शीर्ष नेता की रक्षा एक मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर स्वयं करता है। झांगकियान और लुहुई ने चरण को वह सारी जानकारी बताई जो वे जानते थे और जो अफवाहें उन्होंने सुनी थीं।
सुनने के बाद चरण ने हल्के से सिर हिलाया। उसने उनसे पूछा, अगर मेरे पास आंतरिक शक्ति की साधना के लिए असली गुप्त नियमावली होती तो क्या आप अभ्यास करने को तैयार हैं? झांग कियान और लू हुई आश्चर्यचकित थे। उन्होंने चारण की उम्मीद नहीं की थी असली मार्शल आर्ट के गुप्त मैनुअल भी रखने के लिए। हालांकि दोनों ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हम अभ्यास करने को तैयार हैं, लेकिन हमने सुना है कि आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए छोटी उम्र से ही ची का प्रशिक्षण शुरू करना पड़ता है। क्या हम इस उम्र में भी सफल हो सकते हैं? लू हुई ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। मेरे पास दुर्लभ खजानों से बनी औषधियां हैं जो मानव शरीर की क्षमता को उत्तेजित कर सकती हैं। चरण ने कहा, जब तक तुम अभ्यास करना चाहो, मेरे पास तुम्हें सफल बनाने का एक तरीका है। उसकी बातें सुनकर लू हुई और झांग कियान दोनों उत्साहित हो गए। हम अभ्यास करना चाहते हैं। अच्छा, चरण ने कहा, मैं पहले तुम्हें सिखाऊंगा और एक बार तुम सीख जाओगे तो तुम अंगरक्षक दल के अन्य सदस्यों को सिखा सकते हो। फू गार्डन की रखवाली करने वाले अंगरक्षक दल के सभी लोग स्वयं चरण द्वारा प्रशिक्षित थे और वे उसके प्रति वफादार थे, इसलिए चरण को उनके विश्वासघात की चिंता नहीं थी। जी हाँ सर, लू हुई और झांग कियान ने जल्दी से चरण को सलाम किया। चरण ने लिंक्वान जल की 2 छोटी बोतलें निकाली और उन्हें पिला दीं। फिर उसने उन्हें पालथी मारकर बैठाया और सिखाया कि कैसे अपने शरीर के भीतर ची को महसूस करें और उसे पकड़ें। हालांकि लू हुई और झांग कियान थोड़े बड़े थे, दोनों बहुत बुद्धिमान और मजबूत शारीरिक संरचना वाले थे, इसलिए वे जल्दी ही अपनी राह पर चल पड़े। साधना के लिए ची को प्रसारित करने की कला में निपुण होने के बाद ही चरण ने उन्हें फिर से अभ्यास करने की अनुमति दी। लू हुई और झांग कियान के उठकर चले जाने के बाद चरण अभी बैठकर चाय पी ही रहा था कि तभी उसने बैठक में टेलीफोन की घंटी बजती सुनी। वह फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने रिसीवर से हुआंग जोंगकियांग की आवाज़ सुनी। श्री चरण, हमारी तियानहुआ टेक्नोलॉजी ने हाल ही में विदेशों से दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादन लाइनें आयात की हैं और कैमरा उत्पादन लाइन ने भी आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया है। मैंने आपके लिए नमूना मशीनें देने के लिए किसी को भेजा है, वे जल्द ही पहुंच जानी चाहिए। ये सुनकर चरण ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया श्री हुआंग। हाल ही में ब्रिकफोन की बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री बहुत अच्छी है। हुआंग जोंगकियांग का स्वर उत्साह से भरा था। सिग्नल बेस स्टेशन बनाने में देश के साथ हमारे सहयोग के कारण सभी प्रथम श्रेणी के शहरों में वर्तमान में सिग्नल स्टेशन उपलब्ध हैं। हमारे ब्रिकफोन पहले से ही पूरे देश में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में सिग्नल इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि सिग्नल बेस स्टेशनों की स्थापना और कवरेज के साथ ये समस्याएं सुधर जाएंगी, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। चरण ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, अभी के लिए ब्रिक फ़ोन बनाते रहते हैं। कुछ समय बाद हमारी कंपनी ब्रिक फ़ोन से भी ज़्यादा उन्नत मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेगी। मिस्टर चरण, क्या आपके पास पहले से कोई आइडिया है? हुआंग जोंगकियांग ये सुनकर उत्साहित और रोमांचित हो गया। ब्रिक फ़ोन चीन में पहले से ही काफ़ी उन्नत था, क्या चरण के पास इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? हाँ, नया उत्पाद ब्रिक फ़ोन से छोटा, हल्का और ज़्यादा काम का होगा। कॉल करने और रिसीव करने के अलावा इसमें इंस्टेंट मैसेज भेजने, घड़ी और कैलेंडर जैसे काम भी होंगे। इसकी सिग्नल रिसेप्शन क्षमता और बैटरी लाइफ भी ब्रिक फ़ोन से ज़्यादा मजबूत होगी। चरण ने पहले हुआंग जोंगकियांग को कुछ जानकारी दी। सुनकर हुआंग जोंगकियांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, मिस्टर चरण कुछ असाधारण शोध करने जा रहे थे। वाह वाह, तो मैं इंतज़ार करूंगा मिस्टर चरण, आप वाकई कमाल के हैं। हुआंग जोंगकियांग ने उसकी दिल से तारीफ की। हाँ, मिस्टर हुआंग, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन के अलावा हमारी कंपनी आगे चलकर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी उत्पाद भी बनाएगी। चारण ने सबसे पहले हुआंग जोंगकियांग को प्रोत्साहन दिया। वह तियानहुआ टेक्नोलॉजी के प्रबंधन में कम समय बिताते थे, ज़्यादातर समय हुआंग जोंगकियांग ही जिम्मेदार थे। हुआंग जोंगकियांग के साथ उनका रिश्ता आपसी हितों पर आधारित था, जो अविश्वसनीय लग सकता था लेकिन वास्तव में बहुत मजबूत था। अगर हुआंग जोंगकियांग काफ़ी समझदार होते तो वह कंपनी का प्रबंधन अच्छी तरह से करते और बड़े लाभांश मिलने का इंतजार करते। आखिरकार चारण हमेशा बड़े आश्चर्य ला सकते थे, चाहे वह अल्पकालिक मुनाफा हो या दीर्घकालिक बड़ी रकम। हुआंग जोंगकियांग बिना सोचे समझे ज़रूर जानते थे। वाह वाह, मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हुआंग जोंगकियांग वाकई बहुत हैरान थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपना रुख जाहिर किया। मिस्टर चारण के साथ हम निश्चित रूप से अपनी तियानहुआ टेक्नोलॉजी को युग के शिखर पर ले जाएंगे। हुआंग जोंगकियांग से बातचीत खत्म करने के बाद चरण लिविंग रूम से बाहर निकला। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने बटलर वांग को किसी के साथ आते देखा। ये व्यक्ति चरण से पहले मिल चुका था, हुआंग जोंगकियांग का अधीनस्थ लियू जेंगमिंग। नमस्ते मिस्टर चरण, मिस्टर हुआंग ने मुझे आपके लिए कैमरा लाने को कहा है। लियू जेंगमिंग ने विनम्रता से चरण का
अभिवादन किया और एक हैंडबैग लेकर आगे बढ़ा। गेट में प्रवेश करते समय ही उसकी जांच की जा चुकी थी और कोई खतरा न मिलने पर ही उसे अंदर जाने दिया गया। चरण ने उसकी ओर सिर हिलाया और हैंडबैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अंदर से पैकेजिंग बॉक्स निकाला और उसमें से एक कैमरा निकाला। ये कैमरा वर्तमान में घरेलू रूप से उपलब्ध कैमरों से अलग था। यह एक इंस्टेंट कैमरा था जो रियल टाइम फोटो प्रिंटिंग में सक्षम था। कैमरे के अलावा कई फोटो पेपर भी थे। ये सभी उत्पाद चरण ने हुआंगजोंग की आंख को बनाने के लिए कहा था। उसने तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान की और हुआंगजोंग की आंख को केवल कारखाने बनाने, प्रतिभाओं की भर्ती करने और उत्पादन के लिए मशीनें, पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की आवश्यकता थी। अब तियानहुआ टेक्नोलॉजी के पास पहले से ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादन लाइन थी, इसलिए अब कई उपकरणों को दूसरे देशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। चरण ने निर्देशों के अनुसार काम किया और आंगन के दृश्यों की तस्वीर ली। इंस्टेंट इमेजिंग तकनीक वास्तव में प्रभावशाली थी। शटर बटन के एक क्लिक के साथ फोटो पेपर बाहर निकल आया। चरण ने फोटो उठाया और उसे देखा। हालांकि रंग नंगी आंखों से देखे जाने जितने वास्तविक नहीं थे, फिर भी तस्वीर पहले से ही बहुत साफ थी। तियानहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित पहला इंस्टेंट कैमरा काफ़ी अच्छा था। इंस्टेंट कैमरा आजमाने के बाद चरण बहुत संतुष्ट हुआ। उसने लियू जेंगमिंग को कुछ निर्देश दिए, फिर लियू जेंगमिंग को पहले वापस जाने दिया। दूसरी ओर चरण इंस्टेंट कैमरा लेकर अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। फुयुआन में कई खूबसूरत जगहें थीं और अपने परिवार के साथ और तस्वीरें न लेना अफसोस की बात होती। हालांकि घर पर एक कैमरा था, लेकिन उस तरह के कैमरे में तस्वीरों को डेवलप करना पड़ता था जो इस इंस्टेंट इमेजिंग कैमरे से अलग था। प्रिया भी इस कैमरे को देखकर बहुत उत्सुक हुई। उसने केरान को गोद में लिया और चरण के साथ पोज देते हुए कई तस्वीरें लीं। उसने चरण से फोटोग्राफी के गुर सीखे और चरण और केरान की भी कई तस्वीरें लीं। परिवार दिन भर खेलता रहा जब तक कि केरान को नींद नहीं आ गई और तभी दोनों, जो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, अपनी बेटी को वापस कमरे में ले गए। दोपहर के भोजन के बाद चरण के लिए एक फ़ोन आया। चरण ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक असंतुष्ट और नाराज़ आवाज़ आई, मिस्टर चरण, क्या आप कुछ भूल गए हैं? दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनकर चरण 2 पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे याद आया कि यह व्यक्ति कौन था। उसके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव उभर आए। मिस्टर लू, मुझे हमारे सहयोग की बात याद है, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त था, इसलिए आपसे संपर्क नहीं कर पाया। यह मिस्टर लू, फैंगा रियल एस्टेट के महाप्रबंधक लू मिंगहाई थे। इससे पहले मिरेकल क्रूज जहाज पर उन्होंने गुआंगशेन क्षेत्र में तियानशेन इलेक्ट्रिक के विकास के लिए चरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बस बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि चरण इसे पूरी तरह से भूल गया। यहाँ मेरी फैक्ट्री बन गई है और मशीनें और मजदूर तैयार हैं। मिस्टर चरण, आप तकनीकी सहायता कब देंगे? ये सुनकर कि चरण इसे भूला नहीं है, लू मिंगहाई ने उत्सुकता से पूछा। उसका गुस्सा शांत हो गया था। ओह, क्या हो अगर मैं आज ही तकनीकी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और निर्माण तकनीक के साथ गुआंग शहर भेज दूं? मिस्टर लू, आप क्या सोचते हैं? चरण अपनी गलती जानते हुए थोड़ा सोचने के बाद जल्दी से अपनी गलती सुधारने की कोशिश करने लगा। ठीक है, बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पूरी तरह तैयार हूँ, बस तुम्हारी मदद का इंतज़ार कर रहा हूँ। लू मिंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर हम इसे ऐसे ही निपटा देंगे। चरण लू मिंगहाई से सहयोग के बारे में कुछ देर बात की और फिर फ़ोन रख दिया। 2 सेकंड तक फ़ोन को घूरते रहने के बाद चरण के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह वास्तव में इस मामले को पूरी तरह से भूल ही गया था। शुक्र है कि दूसरे पक्ष ने फ़ोन करके पूछताछ करने की पहल की, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती थी। एक पल सोचने के बाद चरण ने फिर से फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसने तियानशेन इलेक्ट्रिक मुख्य कारखाने के वर्तमान प्रमुख झाओ किंग को फ़ोन किया। झाओ किंग तियानशेन इलेक्ट्रिक कारखाने के एक पुराने अनुभवी थे। अब वह न केवल हुआंगान काउंटी में मुख्य कारखाने का प्रबंधन करते थे, बल्कि जियांग शहर के आसपास के इलाकों में शाखा कारखानों की देखरेख भी करते थे। चरण का फ़ोन पाकर वह बहुत खुश हुए। श्री चरण, आपके क्या निर्देश हैं? चरण ने बिना कोई शब्द गनवाए सीधे कहा, मैंने गुआंगशेन क्षेत्र में तियानशेन इलेक्ट्रिक की एक शाखा बनाने के लिए गुआंगशेन के श्रीलू के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। झाओ क्विंग, आप तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करें जो मौजूदा विद्युत निर्माण तकनीक को शाखा कारखाने में लाएं और उनके उत्पादन का मार्गदर्शन करें। ये सुनते ही झाओ क्विंग ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया श्री चरण। हम तियानशेन इलेक्ट्रिक हाल ही में कैसा विकास कर रहा है? चरण ने कुछ समय से ध्यान नहीं दिया था और उसे नहीं पता था कि उसकी कंपनियां कैसे विकसित हो रही हैं। जब चरण ने इसके बारे में पूछा तो झाओ क्विंग उत्साहित हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए चरण को बताया, श्री चरण, हमारी तियानशेन इलेक्ट्रिक कंपनी ने वर्तमान में एच प्रांत के कई शहरों में शाखा कारखाने स्थापित किए हैं और आसपास के शहरों की सभी अधीनस्थ काउंटियों में प्रत्यक्ष बिक्री स्टोर स्थापित किए हैं।
वर्तमान में हमारी तियानशेंग इलेक्ट्रिक ने एच प्रांत में विद्युत उपकरण बिक्री चैनलों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और एच प्रांत के लगभग हर घर में हमारी तियानशेंग इलेक्ट्रिक है। टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसी बड़ी वस्तुओं से लेकर लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक केतली, टॉर्च और रेडियो जैसी छोटी वस्तुओं तक तियानशेंग इलेक्ट्रिक सचमुच हर घर में मौजूद थी। झाओकिंग की बातें सुनकर चरण को बहुत गर्व हुआ। 2 साल से भी कम समय में तियानशेंग इलेक्ट्रिक का अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचना वाकई उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। पूरे एच प्रांत के बाजार पर कब्जा कर लिया गया था और अगला कदम प्रांत के बाहर के बाजारों को विकसित करना था। अगर गुआंगशेन के साथ यह सहयोग सुचारू रूप से चलता है तो भविष्य में दक्षिणी शहरों पर भी तियानशेंग इलेक्ट्रिक का कब्जा हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया झाओक्विंग, तुमने बहुत मेहनत की है। चरण मुस्कुराते हुए बोला, कड़ी मेहनत करो और मैं इस साल तुम्हारा साल के अंत का बोनस 2 गुना कर दूंगा। अगर घोड़े को दौड़ाना है तो उसे घास खिलानी ही पड़ेगी। चरण कभी कंजूस बॉस नहीं था, वह अपनी सभी कंपनियों के अधीनस्थों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। पिछले 2 सालों से उसके साथ काम करने के कारण इन कंपनी प्रमुखों को कई बार वेतन वृद्धि मिली थी। अन्य पुरस्कार और कल्याणकारी लाभ भी बाजार की अन्य कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। झाओक्विंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। धन्यवाद मिस्टर चरण, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और कंपनी को अच्छी तरह से संभालूंगा। कॉल खत्म करने के बाद चरण को थोड़ी प्यास लगी और वह उठकर अपने लिए एक कप चाय बनाने लगा। जैसे ही वह चलने वाला था, एक नौकरानी तेजी से एक कप चाय लेकर उसके पास आए और उसे चाय दी। साहब, क्या आपको प्यास लगी है? मैंने आपकी पसंदीदा वेस्ट लेक लॉन्गजिंग तैयार कर दी है। चरण के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। उसने सामने खड़ी नौकरानी की तरफ देखा और खुद को थोड़ा सा भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सका। उसके सामने खड़ी नौकरानी लगभग 20 साल की लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर और त्वचा गोरी थी। उसके लंबे बाल कंधे पर लटकी हुई एक चोटी में बंधे थे, जिससे वह सौम्य और सुंदर लग रही थी। नौकरानी के रूप रंग में कोई आलोचना करने लायक बात नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी और उसका फिगर भी अच्छा था। चरण के भौहें चढ़ाने का कारण उसका पहनावा और मेकअप था। उसने ढीले शोल्डर स्ट्रैप वाली एक लोकट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी छाती का ज्यादातर गोरा रंग खुला हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मेकअप था। उसके होंठ चटक लाल लिपस्टिक से रंगे हुए थे और उससे परफ्यूम की तेज खुशबू आ रही थी। चरण इस परफ्यूम की खुशबू से असामान्य रूप से परिचित था, क्योंकि यह वही परफ्यूम था जिसका इस्तेमाल प्रिया अक्सर करती थी, ऑर्किड फ्रूट सेंट। यह एक खुशबू थी जो चरण ने प्रिया के लिए खास तौर पर बनाई थी और चरण ने यह भी कहा था कि यह खुशबू सिर्फ प्रिया की है। इस खुशबू की थोड़ी सी हल्की और मायावी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ज्यादा होने पर भारी पड़ जाती थी। और अब कोई असल में ऐसा परफ्यूम लगा रहा था जो सिर्फ प्रिया को ही लगाना चाहिए था। चरण के मन में गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा। सामने खड़ी नौकरानी कुछ अनजान सी लग रही थी, लेकिन चरण ने उसकी आंखों में छिपे हुए अंदाज और छुपे हुए इरादे साफ देख लिए। उसने नौकरानी द्वारा दिया गया चाय का प्याला नहीं लिया, बल्कि सख्ती से पुकारा, बटलर वांग। बटलर वांग आमतौर पर अपने मालिक से ज्यादा दूर नहीं रहता था, इसलिए चरण के लिए उसे किसी भी समय ढूंढना आसान होता था। इस समय चरण की चीख सुनकर वह आंगन के बाहर से तेजी से अंदर आया। बैठक के सूक्ष्म वातावरण को भांपते हुए बटलर वांग की पीठ थोड़ी अकड़ गई। उसने चुपके से चरण के पास खड़ी नौकरानी की ओर देखा और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। सर, क्या आदेश हैं? बटलर वांग ने आदरपूर्वक पूछा। कौन है ये? चरण कुर्सी पर बैठ गया और बगल में चाय का प्याला पकड़े नौकरानी की ओर इशारा किया। उसकी तीखी निगाहों के नीचे नौकरानी का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया और चाय का प्याला पकड़े हाथ थोड़ा कांपने लगा। बटलर वांग ने नौकरानी की तरफ देखा और जल्दी से जवाब दिया, ये हुआंग लिनलिन है, झोऊ मेई की बेटी। झोऊ मेई ने बीमारी के कारण इस्तीफा दे दिया था और जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी की इस नौकरी के लिए सिफारिश की थी। उसका इंटरव्यू लेने के बाद मुझे वो मेहनती और काबिल लगी, इसलिए मैंने उसे फूरुई आंगन में काम करने दिया और फूरुई आंगन के सभी कमरों की सफाई की जिम्मेदारी। ओह! चरण के होंठ व्यंग्यात्मक रूप से मुड़ गए। तो सफाई की जिम्मेदारी उसकी है? कोई हैरानी नहीं कि तुम मालिक की निजी चीजें चुराकर उनका दुरुपयोग कर सकती हो। जब बटलर वांग ने चरण की बातें सुनी तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। हल्की सी सूंघने के बाद हुआंग लिनलिन पर उनकी नजरें बेहद तेज हो गईं। हुआंग लिनलिन, क्या तुमने चुपके से मैडम का परफ्यूम इस्तेमाल किया था? हुआंग लिनलिन को चरण ने गौर से देखा और बटलर वांग ने उससे पूछताछ की। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ का चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया और वह तुरंत घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगी। मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मैं गलत थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैं कमरा साफ कर रही थी कि तभी मैंने जमीन पर यह परफ्यूम देखा। मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने थोड़ा।
हुआंग लिनलिन ने पहले से ही उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे और जमीन पर घुटनों के बल बैठी होने के कारण उसकी छाती का एक बड़ा हिस्सा खुला हुआ था। चरण ने इसे देखा और उसे जरा भी सुंदरता महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे थोड़ी घृणा हुई। क्या हुआंग लिनलिन सोचती थी कि वह वासना से भरा हुआ आदमी है? क्या उसे लगता था कि कोई भी अनजान महिला चरण को बहका सकती है? चरण ने ठंडे स्वर में कहा, उसे ले जाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो। इस चाय की अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। अगर उसकी कोई और मंशा है तो फू गार्डन के सभी नौकरों के सामने उसका दाहिना हाथ काटकर उसे फू गार्डन से बाहर निकाल दो। जी हाँ, ठीक है, सर। बटलर वांग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से जवाब दिया। चरण की बात खत्म होते ही वह उठ खड़ा हुआ और सीधा चला गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने हुआंग लिनलिन पर एक नज़र भी नहीं डाली। हुआंग लिनलिन ने चरण की बातें सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर नरम पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। चरण को जाते देख वह जल्दी से रेंगती हुई गई और दया की भीख मांगी, सर, मुझे पता है कि मैं गलत थी, इस बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वह घुटनों के बल झुक गई और जोर से झुक गई, उसका माथा लाल हो गया। बटलर वांग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने 2 अंगरक्षकों को बुलाया और हुआंग लिनलिन को घसीट कर ले गया। बाद में उसने खुद चाय का प्याला और बची हुई चाय ली और उसकी संरचना का विश्लेषण करने के लिए किसी को ढूंढा। चरण बेडरूम में लौट आया, उसे अभी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब उसने प्रिया और केरान को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। केवल प्रिया और केरान ही उसे यह गर्मजोशी और संतुष्टि का सुखद एहसास दे सकती थीं। उसकी पत्नी और बेटी दोपहर की झपकी ले रही थी, इसलिए चरण उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और काम करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। वह हर दिन बहुत व्यस्त रहता था और उसे कई काम करने होते थे। अध्ययन कक्ष में लगभग 2 घंटे काम करने के बाद चरण ने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को व्यवस्थित किया, उन्हें एक सीलबंद बैग में रखा और तिजोरी में बंद कर दिया। उसका अध्ययन कक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि चरण अपने खाली समय में जो कुछ ब्लूप्रिंट और तकनीकी जानकारी तैयार करता था वे सभी बहुत उन्नत तकनीकें थीं। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में बाहरी लोगों को अध्ययन कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। तिजोरी के अलावा उसकी सुरक्षा में समर्पित अंगरक्षक भी तैनात थे। अपना काम खत्म करने के बाद चरण उठा, अंगड़ाई ली और अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकला उसने बटलर वांग को अपनी ओर आते देखा। श्रीमान, हुआंग लिनलिन का मामला निपट गया है, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ, बटलर वांग ने आदरपूर्वक चरण से कहा। चरण ने सिर हिलाया और बाहर जाते हुए कहा, आगे बढ़ो। हुआंग लिनलिन ने कहा कि वह आपकी बहुत प्रशंसा करती है श्रीमान, इसीलिए उसके मन में एक पल के लिए बुरे विचार आए। बटलर वांग ने कहा, उसने चाय में कामोत्तेजक दवा डाली और आकर्षक कपड़े पहने, वह आपके साथ अंतरंग होना चाहती थी श्रीमान। उसने कहा कि वह जानती है कि महोदया अब गर्भवती हैं और आपके साथ अंतरंग होना शायद आपको संतुष्ट न करे और वह महोदया की ओर से आपकी सेवा करने को तैयार है। ओह, तो उसने चुपके से तियान तियान का परफ्यूम छिड़का और तियान तियान के मेकअप से अपनी भौहें और आंखें बनाईं, ये सोचकर कि इससे उसकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। चरण ने उपहास किया, उसके जैसी कोई, क्या उसे लगता है कि मैं उसकी तरफ देख भी पाऊंगा? प्रिया से ज्यादा खूबसूरत कई औरतें थीं, लेकिन चरण कभी किसी के मोह में नहीं पड़ा क्योंकि वह सुंदरता का इतना लालची नहीं था। चरण के लिए वैवाहिक निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। वह कामोत्तेजक कैसे ले आए? चरण ने फिर पूछा। फू गार्डन में प्रवेश और निकास की जांच सख्त थी। अज्ञात स्रोत की कोई चीज़ इतनी आसानी से कैसे अंदर लाई जा सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग लिनलिन कामोत्तेजक कैसे ले आया। चरण का सवाल सुनकर बटलर वांग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। हुआंग लिनलिन ने कबूल किया कि उसने कामोत्तेजक को तेल के कागज में लपेटा, अपने अंडरवियर में एक अंदरूनी जेब सिल दी और उसे उसी जेब में रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चरण का चेहरा भी काला पड़ गया। हुआंग लिनलिन की हरकतें वाकई घिनौनी थीं। अगर उसने हुआंग लिनलिन के असामान्य व्यवहार पर ध्यान न दिया होता और वह कामोत्तेजक पी लिया होता तो शायद उसे अभी ही घिन आ जाती। और हाँ, इस औरत ने तो चुपके से प्रिया के निजी सामान का इस्तेमाल किया था। ये हरकत वाकई घिनौनी थी। फूल हुई आंगन को अंदर बाहर ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह साफ करो। तियान तियान की सभी निजी चीज़ें जिन्हें उसने छुआ है उन्हें नई चीज़ों से बदल दिया जाना चाहिए। जी हाँ सर, बटलर वांग ने जल्दी से जवाब दिया, फिर रुककर सावधानी से पूछा, सर, हुआंग लिनलिन के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? एक हाथ काट दो और उसे डांस हॉल में काम करने भेज दो। क्या उसे मर्द नहीं चाहिए? उन्हें उसे दे दो। चरण को अपने खिलाफ साजिश रचे जाने से सबसे ज्यादा नफरत थी। हुआंग लिनलिन के कर्म उसके विपरीत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सजा मिलनी ही थी। चरण अपने पुनर्जन्म के बाद इस जन्म में खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता था। बदला लेने के उसके तरीके भी सरल और क्रूर थे।
उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ऊपर के नेता उसे कैसे देखते हैं। आखिरकार वह नहीं था जिसने दूसरों को सक्रिय रूप से उकसाया था। दूसरों ने पहले उसके प्रति बुरे इरादे रखे थे। उसने माना कि उसके तरीके थोड़े क्रूर थे, लेकिन तो क्या, अब उसके पास पूरे देश को बदलने की क्षमता थी। नेताओं ने कुछ खामियों और कमियों को बर्दाश्त कर लिया। एक हुआंग लिनलिन की वजह से अधिकारी उसकी आलोचना नहीं करते थे। दूसरों को ये बताना कि उसका स्वभाव खराब है, भविष्य में अदूरदर्शी लोग उसे भड़काने से रोकेंगे। बटलर वांग का दिल बैठ गया और उसने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ सर। हुआंग लिनलिन के साथ चरण के व्यवहार को देखकर बटलर वांग ने मन ही मन खुद को वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और फू गार्डन में कड़ी मेहनत करने की चेतावनी दी। हालांकि चरण ने ऊंची मांगों और फू गार्डन का प्रबंधन कोई आसान काम नहीं था और उनके द्वारा दिया जाने वाला वेतन भी बहुत बड़ा था। चूंकि बटलर वांग को उचित पारिश्रमिक मिलता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करना ही था। चुनक्सी कोर्टयार्ड। बटलर वांग ने फू गार्डन के सभी 64 नौकरों को चुनक्सी प्रांगण में इकट्ठा किया। नौकर एक साथ खड़े होकर फुसफुसा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में सभी का इतना इकट्ठा होना दुर्लभ था। आखिरकार सभी के अपने अपने काम थे, लेकिन इस समय सभी को 10 मिनट के भीतर चुनशी आंगन में इकट्ठा होने का नोटिस मिला था। देर से आने वालों पर 50 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी ने अनुमान लगाया कि कुछ बहुत गंभीर हुआ होगा। जब वे चर्चा कर रहे थे तभी उन्होंने बटलर वांग को स्थिर कदमों से चुनशी आंगन में आते देखा। वह भीड़ के सामने गया, अपना गला साफ किया और सभी को चुप कराने के लिए हाथ उठाया। फू गार्डन में बटलर वांग का पूर्ण अधिकार था, क्योंकि उसे किसी भी नौकर को बर्खास्त करने का अधिकार था। उसका ये भाव देखकर पूरा आंगन तुरंत शांत हो गया। आज मैंने सभी को चुनशी आंगन में इकट्ठा किया है क्योंकि एक मामला है जिसे आप सभी के सामने निपटाना जरूरी है। बटलर वांग ने भीड़ को देखा, हाथ हिलाया और जोर से घोषणा की, हुआंग लिनलिन को बुलाओ। सबकी चौकस निगाहों के नीचे हुआंग लिनलिन को 2 अंगरक्षकों ने मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए आंगन में ले जाया। उसके अस्त व्यस्त कपड़े, पीला चेहरा और कांपता शरीर देखकर सभी नौकरों के चेहरे पर उलझन और घबराहट के भाव थे। हुआंग लिनलिन को जानने वाले कुछ ही लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग लिनलिन ऐसी कैसे हो गई। वह फू रुई कोर्टयार्ड में काम करती थी, उसे धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता था। फू रुई कोर्टयार्ड में काम करने वाली हुआंग लिनलिन के इरादे नापाक थे। उसने मैडम का परफ्यूम और सौंदर्य प्रसाधन अपने इस्तेमाल के लिए चुरा लिए और यहाँ तक कि मालिक की चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बहकाने की कोशिश की। बटलर वांग के शब्द गूंजते ही नौकरों में हड़कंप मच गया। सभी हुआंग लिनलिन को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। हुआंग लिनलिन की हिम्मत कैसे हुई? फू रुई प्रांगण में लंबे समय से काम कर रहे बुजुर्ग नौकर जानते थे कि मालिक और मैडम के बीच मधुर और खुशहाल रिश्ता है और वे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। हुआंग लिनलिन भले ही सुंदर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बेमिसाल नहीं थी। वह कैसे सोच सकती थी कि मालिक उसे पसंद करेंगे? ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए आज सबके सामने हुआंग लिनलिन से निपटा जाएगा। बटलर वांग का चेहरा काला पड़ गया और उसने एक अंगरक्षक को आदेश दिया, उसका दाहिना हाथ काट दो और उसे फू रुई प्रांगण से निकाल दो। अंगरक्षक ने उसकी बातें सुनी, चाकू निकाला और कदम दर कदम हुआंग लिनलिन की ओर बढ़ा। वहां मौजूद सभी लोग अपनी धड़कनें बढ़ाए बिना नहीं रह सके। हालांकि सभी को लगा कि हुआंग लिनलिन ने जो किया वह गलत था, लेकिन अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फू रुई प्रांगण में हुआंग लिनलिन के साथ सार्वजनिक रूप से निपटा जाएगा। नहीं, मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे पता है मैं गलत थी, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगी। अंगरक्षक को चाकू लेकर कदम दर कदम आते देख हुआंग लिनलिन इतनी डर गई कि वह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। वह पीछे हटती रही, लेकिन चूंकि उसे 2 अंगरक्षकों ने पकड़ रखा था, वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकती थी। चाकू वाला अंगरक्षक देर नहीं करता था, वह आगे बढ़ा और हुआंग लिनलिन की दाहिनी कलाई पर एक तेज वार कर दिया। फू रुई प्रांगण में ये सभी अंगरक्षक चरण द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए थे। वे चरण के प्रति बेहद वफादार थे। ये जानते हुए कि हुआंग लिनलिन ने चरण के खिलाफ साजिश रची थी, वे सभी घृणा से दांत पीस रहे थे और स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखा रहे थे। इस समय एक तेज गति से हुआंग लिनलिन की कटी हुई कलाई से तुरंत बड़ी मात्रा में खून बह निकला। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे चुनक्सी प्रांगण में गूंज रही थीं। बटलर वांग को डर था कि उसकी चीखें चरण और प्रिया को परेशान कर देंगी, इसलिए किसी ने उसका मुंह बंद करवा दिया। हुआंग लिनलिन दर्द से बेहोश हो गई। आसपास के नौकर जो ये दृश्य देख रहे थे कुछ डर गए, उनके चेहरे भी थोड़े पीले पड़ गए। बटलर वांग ने किसी से हुआंग लिनलिन की कटी हुई कलाई पर पट्टी बंधवाए और उसे घसीट कर ले गए। उन्होंने राख से भीगे चेहरे वाली भीड़ की ओर देखा और उन्हें दिलासा देते हुए उनका स्वर नर्म हो गया। सभी लोग फू रुई प्रांगण में काफी समय से काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि स्वामी कोई क्रूर और निर्दयी व्यक्ति नहीं है।
अगर आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अगर आपके कोई छिपे हुए इरादे या तुच्छ विचार हैं तो मेरी सलाह है कि आप उन्हें जल्द से जल्द त्याग दें। हमारे स्वामी ऐसे हैं जो अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके शब्द निकलते ही नीचे खड़ी भीड़ ने तुरंत प्रतिध्वनित किया, बटलर वांग सही कह रहे हैं, सभी को लगन से काम करना चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से आपका अंत हुआंग लिनलिन जैसा नहीं होगा। हाँ हाँ, सभी को बार बार सिर हिलाते देखकर बटलर वांग ने किसी को सभी को इनाम बांटने के लिए कहा। सभी को एक एक घड़ी मिली। बटलर वांग छड़ी के बाद गाजर देने के सिद्धांत को समझते थे। सभी निश्चिंत रहें, अगर आप फुरुई प्रांगण में पूरी लगन से अपना काम करेंगे तो गुरु आपकी मेहनत को नहीं भूलेंगे। ये घड़ी सभी की हाल की मेहनत का सम्मान और इनाम है। बटलर वांग ने लोगों को इनाम लेने के लिए बुलाया। सभी को अपनी घड़ियां मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। एक घड़ी की कीमत कम से कम 1 या 200 युआन थी और उनमें से कई इसे खरीदने से हिचकिचा रहे थे। अगर कोई इसे खरीदने को तैयार भी हो और उसके पास पहले से ही हो तो भी इसे परिवार के इस्तेमाल के लिए घर ले जाना अच्छी बात होगी। हुआंग लिनलिन का हाथ कटते देखकर जो डर और बेचैनी हुई थी वह इस घड़ी के इनाम से कम हो गई। सभी समझ गए कि चारण कोई नासमझ इंसान नहीं है। जब तक वे कोई अपराध नहीं करते गुरु उन्हें मनमाने ढंग से सजा नहीं देंगे। बटलर वांग ने नीचे भीड़ पर नजर डाली और ये देखकर कि उनके हाव भाव काफी हद तक शांत हो गए हैं, उसने हाथ हिलाकर कहा, सब लोग काम पर वापस जाओ। ठीक है बटलर वांग। हाँ, भीड़ 2-2-3-3 के समूह में चुनकसी आंगन से बाहर निकल गई। बटलर वांग ने भी राहत की सांस ली। शुक्र है चरण ने उसे एक अपर्याप्त रूप से सख्त बटलर होने का दोष नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद फुरुई आंगन के सभी नौकर सबक सीखेंगे और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचेंगे। फुरुई आंगन। चरण के रान को गोद में लिए प्रिया के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी प्रोग्राम देख रहा था। हाल ही में नन्ही के रान उसकी गोद में स्थिर नहीं बैठ पा रही थी। चरण ने उसे बगलों से पकड़ रखा था और वह चरण के पैरों पर उछल कूद कर रही थी, बहुत खुश थी। चरण ने अपनी बेटी के नन्हे पैरों में ताकत महसूस की और वह भी बहुत खुश था। क्योंकि नन्ही के शरीर में ताकत थी इसलिए वह ऐसे उछल कूद कर सकती थी। बाबा बाबा, वह उछल कूद कर रही थी और पापा जैसी आवाजें निकाल रही थी। चरण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और प्रिया को दिखावा भी किया, बीवी देखो हमारी बेटी पापा को बुला सकती है। प्रिया हंसे बिना नहीं रह सकी, वह भी सिर्फ 8 महीने की है, अभी इतनी जल्दी नहीं, शायद 1 साल की उम्र में ही बोलना शुरू करेगी। मैंने सुना जैसे वह पापा को बुला रही हो। चरण ने जिद करते हुए कहा, उसे पूरा यकीन था कि नन्ही के रान पापा को बुला रही है। प्रिया हंसे बिना नहीं रह सकी। चरण अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था कि रान के जन्म के बाद से वह लगभग हर दिन उसकी देखभाल और उसके साथ समय बिताने में काफी समय बिताता था। इस मामले में एक पिता के रूप में चरण एक मां के रूप में प्रिया से भी बेहतर था। दोनों चर्चा कर रहे थे कि उन्हें दूर से एक चीख सुनाई दी। प्रिया चौंक गई और चरण की ओर देखने लगी। पतिदेव, अभी अभी क्या आवाज आ रही थी? चरण ने नन्ही के रान को गोद में लिए हुए उदासीनता से कहा, कुत्ते के भौंकने की आवाज होगी बीवी, बुरा मत मानना। प्रिया ने चरण के शांत भाव देखे और उसका दिल शांत हुआ। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया, उसका ध्यान टीवी शो पर वापस चला गया। चरण ने उसके शांत और सौम्य चेहरे को देखा और धीरे से कहा, बीवी, क्या तुम बहुत समय से ऑर्किड फ्रूट की खुशबू इस्तेमाल कर रही हो और उससे ऊब गई हो? क्या हम कोई और परफ्यूम लगाएं? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम बना दूंगा। मुझे लगता है कि यह अभी भी अच्छा है, लेकिन मैं भी तुम्हारे द्वारा मेरे लिए एक नया परफ्यूम बनाने का इंतजार कर रही हूं, तो चलो कोई और खुशबू आजमाते हैं। प्रिया ने अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति थी। खुद को अच्छी खुशबू देने और अच्छा महसूस कराने के अलावा उसने परफ्यूम भी लगाया था ताकि चरण को पसंद आने वाली खुशबू उस पर रहे। बेशक वह अपने पति की राय जरूर सुनेगी। ये सुनकर चरण को थोड़ी राहत मिली। हुआंग लिनलिन ने जो किया वह बहुत ही घृणित था। चरण भविष्य में हर बार जब भी ऑर्किड फल की खुशबू सूंघेगा तो वह उस बात के बारे में नहीं सोचना चाहता था। सर जियांग मुवान को होश आने के बाद उसने अस्पताल के इलाज में सहयोग करने से इनकार कर दिया, दवा नहीं ली और मेडिकल स्टाफ को खुद को छूने नहीं दिया। जियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में तैनात सिपाही ने चरण को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। मेडिकल स्टाफ जियांग मुवान का जबरन इलाज करे या नहीं, ये चरण के रवैये पर निर्भर करता था। ये सुनकर चरण थोड़ा उदास हो गया। जियांग मुवान उसके लिए एक बहुत ही जटिल अस्तित्व था। उसके दादा और चाचा ने चरण को मारने और ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन जियांग मुवान ने खुद चरण को बचा लिया था। ये सुनकर कि उसने मेडिकल स्टाफ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, चरण शायद उसकी भावनाओं को समझ सकता था। आखिरकार उसने शुरू में चरण को बचाने का इरादा किया था, लेकिन परिणामस्वरूप उसके दादा और चाचा की इसी वजह से मृत्यु हो गई और जियांग परिवार बहुत कमजोर हो गया।
जियांग मुवान इस समय बहुत व्याकुल होगा। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, मैं खुद जियांग सिटी जाकर उससे मिलूंगा। समझ गया। फोन रखने के बाद चरण ने प्रिया को बताया कि वह कहाँ जा रहा है। जियांग मुवान जाग रही है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। चरण ने प्रिया को जियांग मुवान के साथ अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बताया था। इसलिए जब प्रिया ने उसकी बातें सुनी तो उसने झट से सिर हिलाया। पति जी, उससे ठीक से बात करो और देखो कि क्या तुम उसके अंतर्द्वंद्व को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हो। ये लड़की दिल की बुरी नहीं है। चरण ने सिर हिलाया, प्रिया के होठों को चूमा, फिर केरान के गाल को चूमा और फिर उठकर चला गया। अंगरक्षकों और गुप्त गार्डों के साथ चरण जियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचा। जियांग मुवान के वार्ड के दरवाजे पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। चरण को देखकर उन्होंने झट से उसका अभिवादन किया। चरण ने हाथ हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर वार्ड के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर सन्नाटा छा गया। उसने एक पल सोचा, फिर सीधे दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वार्ड की रोशनी मंद थी। चरण ने ऊपर देखा और जियांग मुवान को कोने में दुबका हुआ देखा। उसके हाथ उसकी टांगों में लिपटे हुए थे और उसका सिर उनमें धंसा हुआ था। निराशा, वीरानी और उदासी का एक गहरा सा आभास उसके अंदर से निकल रहा था। उसे इस हालत में देखकर चरण के मन में एक हल्की सी हलचल हुई। उनकी धारणा में जियांग मुवान जीवंत, शालीन और अपने व्यवहार में संयमित थी, जानती थी कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। वर्षों के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के कारण उसमें एक वीरतापूर्ण भावना भी थी जो अधिकांश महिलाओं में नहीं होती। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसमें कोई ऊर्जा या स्फूर्ति नहीं थी। कदमों की आहट सुनकर भी वह स्थिर रही, चुपचाप अपना सिर अपने पैरों पर टिकाए रही। चारण उसके पास आया और पुकारा, जियांग मुवान। चारण की आवाज़ सुनकर जियांग मुवान का शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। चारण ने उसे फिर पुकारा, अपना सिर उठाओ और मेरी तरफ देखो। जियांग मुवान हिली नहीं, लेकिन उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्या तुम खुद को दोषी ठहरा रही हो? चारण बिस्तर के पास खड़ा चुपचाप जियांग मुवान को देख रहा था। जियांग त्यानये और जियांग मिंगशेंग की मौत के लिए खुद को दोषी ठहरा रही हो? वे तुम्हारे द्वारा नहीं मारे गए, वे उनके दिलों के लालच से मारे गए। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने शुरू से अंत तक कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर खुद को दोषी क्यों समझती हो और दोष क्यों देती हो? अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दोष देना चाहिए। आखिरकार मैंने ही उन्हें मारा है। जैसे ही चरण के शब्द वार्ड में गूंज रहे थे, सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे धीमी से तेज होती जा रही थी। जियांग मुवान के कंधे लगातार हिल रहे थे। चरण ने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए और धीरे से कहा, वे पहले ही मर चुके हैं। चाहे तुम खुद को कितना भी दोष दो, वे वापस नहीं आएंगे। जियांग मुवान, जियांग परिवार में अब कोई नहीं बचा है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरे जियांग परिवार की देखभाल करनी चाहिए। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग की मृत्यु और इस ऑपरेशन में जियांग परिवार के अन्य कुशल सदस्यों के पकड़े जाने के साथ जियांग परिवार में अब केवल बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे ही रह गए थे। जियांग परिवार हमेशा से शक्तिशाली रहा था, लेकिन अब ये पतन की ओर अग्रसर था। अगर कोई उनका नेतृत्व नहीं करता तो जियांग परिवार के सदस्यों को आगे मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता था। चरण की बातें सुनकर जियांग मुवान का रोना धीरे धीरे बंद हो गया। उसने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं और उसकी उन्मत्त निगाहें उसकी व्यथित मनस्थिति को दर्शा रही थीं। उसकी हालत देखकर चरण खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आह भर ली। जियांग मुवान भी एक ऐसी इंसान थी जो वफादारी और धार्मिकता को महत्व देती थी, वरना वह चरण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालती, जिससे वह बस कुछ ही बार मिली थी। लेकिन इसी तरह जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग की मृत्यु से उन्हें बहुत अधिक मानसिक पीड़ा हुई थी। कैसे? मेरी दूसरी चाची और बाकी लोग अब कैसे हैं? एक कर्कश आवाज आए और जियांग मुवान के पहले शब्द अपने जियांग परिवार के रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ करने वाले थे। आपके परिवार के बाकी सदस्यों ने जियांग त्याने और जियांग मिंगशेंग का अंतिम संस्कार कर दिया है। अब उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। चारण ने धीरे से उत्तर दिया। जियांग मुवान ने धीरे से सिर हिलाया। वह अपने चेहरे पर आए आंसुओं को पोंछने के लिए ऊपर पहुंची और जटिल भावनाओं से चारण को देख रही थी। मेरे दादा और दूसरे चाचा अपने लालच के कारण मर गए। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको दोषी नहीं ठहराती। चारण, मैं आपसे बस इतना ही कहती हूँ कि जियांग परिवार के बाकी सदस्यों को नुकसान न पहुँचाएं। चारण ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तक वे मुझे सक्रिय रूप से उकसाएंगे नहीं, मैं उन पर हाथ नहीं उठाऊंगी। जियांग परिवार के सभी शक्तिशाली लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। चारण को इस बात का डर नहीं था कि बाकी लोग बदला लेने की भावना विकसित कर लेंगे। अगर एक आया तो वह एक से निपटेगा, अगर दो आए तो वह दो से निपटेगा। शुक्रिया।
जियांग मुवान ने चरण को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह एक तरफ झुक गई। चरण ने सहज ही उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और जियांग मुवान के कपड़ों के आगे के हिस्से पर खून के धब्बे देखकर वह चौंक गया। उसने धीरे से जियांग मुवान को अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि जियांग मुवान की छाती का घाव फिर से खुल गया होगा और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के जख्मों से, और अब उसने बहुत ज्यादा खून बहा दिया था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। क्या मुसीबत है? चरण ने मन ही मन गाली दी, लेकिन उसके हाथ से लिंक्वान जल का एक प्याला निकला जो उसने उसे पिलाया। फिर वह सीधा हुआ और वार्ड में आवाज लगाई, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। समझ गए मिस्टर चरण। बाहर खड़े सिपाही ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और फिर तेजी से भाग गया। जल्द ही डॉक्टर और नर्स जियांग मुवान की हालत की जांच करने आए और उसे वापस ऑपरेशन रूम में धकेल दिया। जियांग मुवान की छाती का घाव फिर से खुल गया था और उसे फिर से सिलना जरूरी था। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था और उसे आधान की भी जरूरत थी। अगर चरण ने उसे लिंक्वान जल नहीं दिया होता तो वह शायद एक बार फिर नर्क के द्वार पर पहुंच जाती। आधे घंटे बाद चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा होश में लाने के बाद जियांग मुवान की हालत फिर से स्थिर हो गई। उसे वापस वार्ड में भेजे जाने के बाद चरण बिस्तर के पास चुपचाप इंतजार करती रही। कुछ ही देर बाद जियांग मुवान को होश आ गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। यह एहसास होते ही कि वह अभी भी जिंदा है, चरण की ओर उसकी नजरें और भी उलझ गईं। तुमने मुझे फिर से बचा लिया, उसने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था और तुमने मुझे 2 बार बचाया। मैं तुम्हारी एक शर्त मान सकती हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मुझे एहसान करना पसंद नहीं है। चरण जानता था कि वह उनके बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहती थी और उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। जियांग त्याने और जियांग मिंगशेंग मर चुके हैं। अब सिर्फ तुम ही हो जो ड्रैगन और फीनिक्स बकल का राज जानती हो। जियांग मुवान, मैं तुम्हें मार सकती थी और इस राज को हमेशा के लिए राज ही रहने दे सकती थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया। तुम मेरे उपकारकर्ता हो। मैं किसी उपकारकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अगर तुम मेरे प्रति ऋणी महसूस करते हो तो इस राज को मेरे लिए सुरक्षित रखना। ठीक है। जियांग मुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के, उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे, मैं कसम खाता हूं, मैं ये राज तुम्हारे लिए रखूंगा और किसी और को नहीं बताऊंगा। चरण ने सिर हिलाया। मैं दरवाजे के बाहर से पहरेदारों को हटा दूंगा। जब तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी तो तुम खुद जा सकते हो। जियांग मुवान ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चरण वार्ड से बाहर आया और दोनों सिपाहियों को निर्देश दिया, तुम्हें अब यहाँ पहरा देने की जरूरत नहीं है। अपनी यूनिट में लौट जाओ। जी हाँ मिस्टर चरण। दोनों सिपाहियों ने जवाब में सिर हिलाया, खड़े हुए और जल्दी से चले गए। वे दोनों हानलिंग के अधीनस्थ थे, लेकिन आमतौर पर वे भी चरण के आदेशों का पालन करते थे। अस्पताल से निकलने के बाद चरण हुआंगान काउंटी वापस नहीं गया, बल्कि पहले तियानचेंग रियल एस्टेट गया। तियानचेंग रियल एस्टेट में उस समय बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा था और चरण ने हाल ही में कंपनी के खाते में 10 करोड़ युआन डाले थे। चूंकि वह जियांग सिटी में था, इसलिए वह वर्तमान विकास की स्थिति को विस्तार से समझना चाहता था। 20 मिनट बाद चरण तियानचेंग रियल एस्टेट के मुख्यालय पहुंच गया। चूंकि उसने तियानचेंग रियल एस्टेट के प्रभारी को पहले से सूचित नहीं किया था, इसलिए कंपनी पहुंचने के बाद चारण सीधे लॉबी में रिसेप्शन पर पूछताछ करने गया। रेन युवानचाओ का कार्यालय किस मंजिल पर है? रिसेप्शन पर बैठी महिला ने चारण की बात सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। रेन युवानचाओ तियानचेंग रियल एस्टेट के अध्यक्ष थे और जो भी उनसे मिलने कंपनी में आता था वह उन्हें विनम्रता से अध्यक्ष रेन कहकर संबोधित करता था। उसने पहली बार किसी को सीधे रेन युवानचाओ का नाम पुकारते देखा था। हालांकि चारण के साथ अंगरक्षक भी थे और उनका व्यवहार असाधारण था, जिससे साफ जाहिर था कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रिसेप्शन पर बैठी महिला बहुत समझदार थी और उसने जल्दी से विनम्रता से कहा, नमस्ते, क्या आप अपना नाम और उद्देश्य बता सकते हैं? मैं अध्यक्ष रेन को फोन करके उन्हें रिपोर्ट करूंगी। दरअसल रेन युवानचाओ से मिलने आने वाले लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था। अपने कर्तव्य के कारण वह अनजान लोगों को आसानी से ऊपर जाकर कंपनी के प्रबंधन से मिलने नहीं दे सकती थी। रिसेप्शन पर बैठी महिला केवल चतुराई से चरण का उद्देश्य पूछ सकी। चरण को लगा कि यह रिसेप्शन वाली महिला वाकई मेहनती और जिम्मेदार है। उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की और कहा, बस उसे बता दो कि चरण यहाँ है। ठीक है श्री चरण, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रिसेप्शन की महिला ने विनम्रता से सिर हिलाया और जल्दी से सचिव के कार्यालय की आंतरिक लाइन डायल कर दी। 2 मिनट बाद सूट और टाई पहने, पीछे की ओर खींचे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी ऊपर से तेजी से नीचे आया। चरण को देखते ही उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उसकी मुस्कान असाधारण रूप से गर्म और दीप्तिमान थी।
राष्ट्रपति किन, आप आ गए। नीचे के लोग अज्ञानी हैं, वे आपको यहाँ कैसे रोक सकते हैं? कृपया अंदर आइए। उसने उत्साह से चरण को ऊपर जाने का इशारा किया। चरण ने उसे सिर हिलाया, उसके चेहरे पर शांति थी क्योंकि वह रेन युवानचाओ के साथ ऊपर गया। रिसेप्शन की महिला की आंखें लगभग बाहर आ गईं जब उसने रेन युवानचाओ को चरण को झुककर प्रणाम करते देखा। कोई जो राष्ट्रपति रेन को इतना विनम्र बना सकता है, क्या यह महान बिग बॉस हो सकता है? लेकिन वह सिर्फ 2 निदेशकों, शरत और विक्रम, से मिली थी और उसने पहले कभी बिग बॉस को नहीं देखा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी अभी उस महान बिग बॉस से मिली है। एक पल के लिए रिसेप्शन पर बैठी महिला सचमुच उत्साहित, रोमांचित और चिंतित महसूस कर रही थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उसने अभी अभी कोई अशिष्टता तो नहीं बरती, और उससे भी ज्यादा उसे बिग बॉस को नाराज करने का डर था। ऊपर चेयरमैन के कार्यालय में अंदर जाकर चरण लाउंज एरिया में सोफे पर बैठ गया। रेन युवानचाओ ने अपने सहायक को चाय परोसने के लिए बुलाया। चरण का स्वर सौम्य था, अध्यक्ष रेन, आइए और बैठिए। ठीक है, आ रहा हूँ। रेन युवानचाओ फिर चरण के सामने सोफे पर बैठ गया। चरण ने कुछ पल चेयरमैन के कार्यालय की साज सज्जा का जायजा लिया। उसे डिजाइन शैली काफी अच्छी लगी, एक साधारण लेकिन भव्य व्यावसायिक शैली जो एक चेयरमैन के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। उसने अपनी नजरें हटा लीं और रेन युवानचाओ से पूछा, हाल ही में तियानचिंग रियल एस्टेट का विकास कैसा चल रहा है? रेन युवानचाओ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, वर्तमान में हमारी कंपनी के पास क्रमशः पूर्वी जिले, उत्तरी जिले और दक्षिणी जिले में निर्माण परियोजनाएं हैं। पूर्वी जिले में चून की परिवहन अधिक सुविधाजनक है, इसलिए उस क्षेत्र को एक औद्योगिक पार्क के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। वर्तमान में 480 फैक्ट्री भवन और कंपनी कार्यालय भवन निर्माणाधीन हैं, साथ ही श्रमिक छात्रावास, कैंटीन आदि भी निर्माणाधीन हैं। दक्षिण जिले में, जहां व्यावसायिक अर्थव्यवस्था विकसित है, हमने जो जमीन खरीदी है उस पर वर्तमान में व्यावसायिक सड़कें, पैदल मार्ग और खाद्य मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा आसपास अस्पताल, स्कूल और आवासीय भवन बनाने की योजना है। उत्तरी जिले में अपने सुंदर वातावरण के कारण इसे एक समृद्ध आवासीय क्षेत्र के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां अलग अलग विला बनाने की योजना है। वर्तमान में औद्योगिक पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है, वाणिज्यिक आर्थिक क्षेत्र योजना के चरण में है और समृद्ध आवासीय क्षेत्र डिजाइनर द्वारा चित्र तैयार किए जाने का इंतजार कर रहा है। चित्र तैयार होते ही निर्माण शुरू हो जाएगा, रेन युवानचाओ ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया और चारण सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। पश्चिमी जिला, जिसका रेन युवानचाओ ने जिक्र नहीं किया, वर्तमान में जियांग शहर का पुराना शहरी क्षेत्र था और वर्तमान विकास केंद्र वहीं स्थित था। हालांकि पुराने शहरी क्षेत्र की इमारतें पुरानी और नीची थीं और गलियां संकरी थीं, जो दीर्घकालिक विकास के लिए अनुकूल नहीं थीं। नए शहरी क्षेत्र के निर्माण के बाद पुराने शहरी क्षेत्र को भी ध्वस्त करके पुनर्निर्माण करना होगा। बहुत बढ़िया, कंपनी इतनी जल्दी पटरी पर आ गई। अध्यक्ष रेन, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। रेन युवानचाओ एक विदेशी रियल एस्टेट कंपनी से भारी भरकम खर्च पर नियुक्त मैनेजर थे। उनका वार्षिक वेतन 3 लाख था, साथ ही अन्य बोनस और लाभ भी। अकेले उन्हें नियुक्त करने पर ही सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपये खर्च होते थे। लेकिन यह मैनेजर इसके लायक था, क्योंकि चरण, शरत और विक्रम तीनों ही प्रबंधन में अच्छे नहीं थे और एक नई रियल एस्टेट कंपनी अपने शुरुआती विकास चरण में बिना किसी विभाग की स्थापना के एक अव्यवस्था थी। लेकिन रेन युवानचाओ के आने के बाद उन्होंने कंपनी की मुख्य टीम का गठन किया, विभिन्न विभाग स्थापित किए, संबंधित प्रतिभाओं की भर्ती की, सरकार के साथ संपर्क किया, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और निर्माण टीमों से निपटा, इत्यादि। उनके प्रबंधन में ये जटिल कार्य व्यवस्थित हो गए। चरण की प्रशंसा सुनकर रेन युवानचाओ कुछ हद तक खुश हुए। उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, राष्ट्रपति किन, राष्ट्रपति जियांग और राष्ट्रपति जो के उत्कृष्ट नेतृत्व की बदौलत ही हमारी कंपनी इतनी तेजी से विकसित हुई है। इस दौरान काम के सिलसिले में उनका सरकार से लगातार संपर्क बना रहा। लेकिन रेन युवानचाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जियांग शहर के सभी विभागों के साथ काम करना असामान्य रूप से आसान था और नीतियां बहुत ही सहज थीं। विकास और निर्माण के लिए आवेदन जल्दी स्वीकृत हो जाते थे और कोई भी परेशानी वाली बाधा नहीं आती थी। बैंक ऋणों के लिए भी बैंक प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से रेन युवानचाओ से बात करने के लिए संपर्क करते थे। रेन युवानचाओ निश्चित रूप से समझ गए थे कि यह उनकी अपनी प्रतिष्ठा के कारण नहीं था। उन्हें तीनों मालिकों के प्रभाव का लाभ मिल रहा था। दरअसल जियांग शहर में जमीन का 5वां हिस्सा खरीदने में सक्षम होने के कारण उनके मालिकों की पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से उच्च थी। इसलिए उन कुछ मालिकों के प्रति उनका रवैया असाधारण रूप से सम्मानजनक था, क्योंकि रेन युवानचाओ जानते थे कि उन्हें एक सुनहरा अवसर मिल गया है। जब तक वह तियानचिंग रियल एस्टेट का प्रबंधन अच्छी तरह से करते रहेंगे, उनके भविष्य की संभावनाओं को लेकर कोई चिंता की बात नहीं थी। कंपनी इस समय अच्छी तरह से विकास कर रही है।
अगर आपको बाद में कोई वित्तीय कठिनाई आती है तो बेझिझक मुझसे किसी भी समय संपर्क करें। चारण ने रेन युवानचाओ को निर्देश दिया, लेकिन एक बात याद रखें, हमारे त्यानचेन रियल एस्टेट द्वारा बनाए गए घरों की सुविधाएं सभी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। निर्माण सामग्री घटिया गुणवत्ता की नहीं होनी चाहिए, निर्माण निरीक्षण सख्त होने चाहिए, और अगर कोई भी प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए और तुरंत सुधारा जाना चाहिए। रेन युवानचाओ ने सहमति में तुरंत सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति किन। निश्चिंत रहें, हमारे त्यानचेन रियल एस्टेट द्वारा बनाए गए घर निश्चित रूप से देश और बाजार दोनों के निरीक्षण में खरे उतरेंगे। हम। चारण ने सिर हिलाया। तो अगर आपको कोई और समस्या हो तो आप मुझसे या राष्ट्रपति जियांग, राष्ट्रपति जो या उनमें से किसी से भी मिल सकते हैं। समझ गया, राष्ट्रपति किन। रेन युवानचाओ के साथ व्यापार पर चर्चा करने के बाद चारण उठे और रियल एस्टेट कंपनी से चले गए। जब वह फुरुई कोर्टयार्ड लौटे तो शाम के लगभग 8 बज चुके थे। बटलर वांग ने किसी से उसके लिए रात का खाना लाने का इंतजाम किया। पेट भरने के बाद चरण अपने कमरे की ओर चल पड़ा। 8 बज चुके थे और नन्ही के रान सो चुकी थी। प्रिया नहा धोकर बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठी अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रही थी। बाहरी वातावरण में सूक्ष्म हलचलों को भांपते हुए उसने चरण के दरवाज़ा खोलने से पहले ही धीरे से अपनी आंखें खोल दीं। आंतरिक शक्ति विकसित करने के बाद सुनने और देखने की इंद्रियां आम लोगों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। चरण ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने प्रिया को बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठे देखा और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। क्या तुम बस अभ्यास कर रही थी? हाँ, प्रिया बिस्तर से उठी और चरण के पास आकर खुशी से बोली, पतिदेव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शक्ति बढ़ गई है और मेरी सुनने और देखने की शक्ति भी बहुत तेज हो गई है। अभी अभी आपके दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही मैंने आपके कदमों की आहट पहचान ली थी। उसकी आंखों में चमक देखकर चरण खुद को रोक नहीं पाया और उसके गाल पर चुटकी ली। बुरा नहीं है, तुमने प्रगति की है। ऐसे ही लगे रहो, मेरी पत्नी देर सवेर मास्टर बन ही जाएगी। प्रिया ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली। अभ्यास करने का मेरा उद्देश्य खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता हासिल करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभ्यास से मेरा शरीर भी सुडौल हो सकता है, मेरी ताकत बढ़ सकती है और मेरा शरीर हल्का महसूस कर सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब से उसने आंतरिक शक्ति का अभ्यास शुरू किया है, गर्भावस्था की थकान और बेचैनी कम हो गई है। जाहिर है, हम रोज लिंक्वान जल पीते हैं और लगन से अभ्यास करते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से व्यर्थ प्रयास नहीं है। चरण ने उसके कंधों पर हाथ रखा और दंपति बिस्तर के पास बैठ गए। प्रिया ने चिंता से जियांग मुवान की हालत के बारे में पूछा। चरण ने कहा, उसे बहुत पछतावा और ग्लानि हो रही थी, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। जब मैंने उससे बात की तो उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ और अब वह डॉक्टर के इलाज में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। प्रिया चरण के कंधे पर झुक गई और धीरे से बोली, मुझे उम्मीद है कि वह अपना आत्मविश्वास वापस पा सकेगी और एक अच्छा जीवन जी सकेगी। उसने चरण को ये कहते सुना कि उस दिन एक महत्वपूर्ण क्षण में जियांग मुवान ने उसके लिए एक तलवार रोक दी थी और उसे जियांग मुवान के प्रति कृतज्ञता का एहसास हुआ। चिंता मत करो, वह इतनी नाजुक औरत नहीं है। चरण के स्वर से जियांग मुवान में उसके विश्वास का पता चलता था। कुछ देर बातें करने के बाद चरण नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। प्रिया बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। चरण नहाने के बाद बाहर आया, बाल सुखाए और बिस्तर पर लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। यह उसका और प्रिया का दूसरा बच्चा था, लेकिन चरण अभी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि बहुत जल्दी उसका हाथ अपनी स्थिति बदल गया और चुपचाप उसकी नाजुक त्वचा पर ऊपर की ओर सरकने लगा। पतिदेव, चलो सो जाते हैं। चरण का हाथ बेचैन होता देख प्रिया ने जल्दी से उसका हाथ नीचे दबाया और उसे मना लिया। अपनी पत्नी की सतर्क निगाहों को देखकर चरण ने बेबसी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। ठीक है, सो जाओ। हालांकि वह अंतरंग नहीं हो सकता था, लेकिन सोते हुए अपनी मीठी महकती कोमल पत्नी को गोद में लिए रहना उसके लिए पहले से ही बहुत आनंददायक था। उस शांत रात में उनकी सांसें धीरे धीरे स्थिर और लंबी होने लगीं। अगले दिन नाश्ते के बाद किन दाजी चरण को ढूंढने आए। उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ चरण से कहा, तियान, चरण, मैं आज लेले को देखने किन परिवार के गांव वापस जाना चाहता हूँ। लेले उसका और पावनी का बच्चा था। हाल ही में वह और पावनी फुरुई प्रांगण में रह रहे थे और बच्चे की देखभाल उसकी दादी कर रही थीं। लेकिन पहले पावनी और किंदाजी ने उसे खुद पाला था, इसलिए वे थोड़े चिंतित थे। चरण ने उसकी बातें सुनी और थोड़ा स्तब्ध होकर जल्दी से कहा, मैं किसी को आपके लिए वहां ड्राइव करने के लिए भेज देता हूं और लेले को भी ले आता हूं। ये सुनकर किंदाजी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। चरण ने हाथ हिलाकर कहा, हम सब एक परिवार हैं, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने लियू जियांचुन को बुलाया और उसे किंदाजी को किन परिवार के गांव वापस ले जाने के लिए कहा।
चरण कुछ देर काम करने के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया, फिर लू हुई को बुलाया। हुई गे, आपकी और बहन कियान की साधना कैसी चल रही है? चरण ने चिंता से पूछा। हमने वर्तमान में जप सूत्र और शिरोबिंदु मार्गों में महारत हासिल कर ली है और हमारी आंतरिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है। लू हुई ने सच्चाई से उत्तर दिया। हम, बहुत अच्छा, ये आंतरिक शक्ति की खेती में सहायता के लिए औषधीय तरल पदार्थ हैं। इन्हें अंगरक्षक दल के अन्य सदस्यों में बांट दें और उन्हें जप सूत्र और परिसंचरण मार्ग सिखाएं। चरण ने लू हुई को कई दवा की बोतलें दीं। इनमें लिंक्वान जल था। हालांकि पैकेजिंग के लिए और लिंक्वान जल के रहस्य को छिपाने के लिए चरण ने विशेष रूप से कुछ सब्जियों का रस निचोड़ा था, इसलिए अब तरल हल्का हरा था। लू हुई ने दवा की शीशियां लीं और जल्दी से जवाब दिया, समझ गया, धन्यवाद महोदय, हमें लेने के लिए इतनी अच्छी दवा देने के लिए। चरण ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और कहा, आप सभी लोग हैं जिन पर मुझे भरोसा है। आप जितने मजबूत होंगे, मेरी सुरक्षा उतनी ही सुनिश्चित होगी। हुई गे, क्या आप जानते हैं, मेरी रक्षा के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा भेजे गए लोगों की तुलना में मुझे आप सभी पर अधिक भरोसा है। चरण के शब्दों को सुनकर लू हुई की आंखों में भाव झलक आए। हम आपके विश्वास को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे महोदय। हम पूरी लगन से आपकी और महोदया की अच्छी तरह से देखभाल और सुरक्षा करेंगे। लू हुई को कुछ निर्देश देने के बाद चरण ने उन्हें जाने के लिए इशारा किया। अपनी मेज पर वापस बैठकर चरण मिसाइल निर्माण के आंकड़ों और तकनीकी जानकारी को परिष्कृत करना जारी रखा। ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी क्योंकि चरण को टाइपराइटर से टेक्स्ट दस्तावेज टाइप करने थे और ब्लूप्रिंट भी बनाने और उन पर टिप्पणियां लिखनी थीं। 2 घंटे से ज़्यादा समय तक लगन से काम करने के बाद चरण ने आखिरकार अपनी कलम रख दी। उसने सबसे पहले इन दस्तावेजों को तिजोरी में रख दिया। उठकर अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर चरण किंगहे आंगन में गया जहां पवनी रहती थी, उसे देखने के लिए। लेले को पहले ही वहां लाया जा चुका था। किंदाजी ने उसे पकड़ लिया और उसका परिचय कराया। लेले, ये तुम्हारे छोटे चाचा हैं, जल्दी से चाचा कहो। लेले इस साल 2 साल से अधिक का हो गया था। जब उसने चरण को देखा तो वह थोड़ा शर्मीला लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से अंकल पुकारा। चरण मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा लड़का, लेले। उसने छोटे को छेड़ा और जल्दी से लेले से परिचित हो गया। पावनी बिस्तर पर झुककर चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। रूई आंगन में रह रही थी, एक समर्पित पारिवारिक चिकित्सक, अच्छे भोजन और निरंतर पोषक तत्वों की खुराक के साथ। उसका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। उसकी क्यूई और रक्त धीरे धीरे फिर से भर रहे थे। उसका रंग भी बहुत गुलाबी लग रहा था। चरण कुछ देर के लिए किंगहे आंगन में रुका, पावनी और किंदाजी के साथ बातचीत की और फिर जाने के लिए उठ गया। रूई आंगन में लौटने पर बटलर वांग ये बताने आया कि हाई सिटी से झांग जियानन ने उसे फ़ोन किया था। हालांकि सिग्नल बेस स्टेशन अब बड़े शहरों तक पहुंच गए थे और बातचीत के लिए बिग ब्रदर फोन का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वह भारी भरकम डिवाइस ले जाने में असुविधाजनक था क्योंकि वह बेधगा और भारी दोनों था। इसलिए चरण आमतौर पर उसे अपने साथ नहीं रखते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब उनके पास समय होगा तो उन्हें छोटे हल्के मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन और बनाने चाहिए, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपनी सुविधा के लिए भी। चरण ने झांग जियानन को फ़ोन किया और फ़ोन का तुरंत जवाब मिला। झांग जियानन का स्वर सुखद आश्चर्य और उत्साह से भरा था। चरण, मिरेकल क्रूज जहाज को हुए नुकसान के लिए अधिकारियों ने मुझे मुआवजा दिलाने में मदद की और मुझे एक बड़ी रकम मिली। वह स्वाभाविक रूप से खुश था। झांग जियानन ने लगभग सोच लिया था कि उसे यह नुकसान खुद ही सहना पड़ेगा। उसने ऐसी उलटफेर की उम्मीद नहीं की थी। ये सुनकर चरण की आंखों में भी मुस्कान आ गई। वाह, अंकल झांग को अब अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वह जानता था कि यह पैसा कहाँ से आया है। जरूर ड्यूपॉन्ट ने ही इसका भुगतान किया होगा। वे चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए थे, इसलिए उनके पास मुआवजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले जब मिरेकल क्रूज जहाज पर विस्फोट हुआ था तो धनी व्यक्तियों के नुकसान के मुआवजे के साथ साथ झांग जियानन ने सब कुछ निपटाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी। अब मुआवजा आखिरकार मिल गया था। हाँ, यह एहसास वाकई अद्भुत है। झांग जियानन हंसे। जो पैसा बचाया गया है उससे मैं कई निजी जेट बना सकता हूँ। कुछ पल बातचीत करने के बाद झांग जियानन ने चरण को याद दिलाया, मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम कुछ भूल गए हो? चरण थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर उसे तुरंत याद आ गया। उसने झांग जियानन के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन करने का वादा किया था। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है। चरण ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। अभी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की जा रही है अंकल झांग, थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए। जब मैं इसे पूरा कर लूँगा तो मैं किसी से इसे आपके पास भिजवा दूंगा। अच्छा। झांग जियानन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और कुछ नहीं है, तुम अपने काम पर वापस जाओ। ठीक है, अलविदा अंकल झांग। फ़ोन रखने के बाद चरण ने मन ही मन सोचा कि वह सचमुच बहुत व्यस्त है।
उसे देश के लिए मिसाइलें डिज़ाइन करनी थीं, झांग जियानन को स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन करने में मदद करनी थी और रोज़ाना उसे अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करना था, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताना था और दूसरे काम भी निपटाने थे। कभी कभी वह सचमुच चाहता था कि उसके 3 सिर और 6 हाथ होते। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद चरण ने लगन से काम करना शुरू कर दिया। एक ही दोपहर में उसने स्पोर्ट्स कार के डिज़ाइन और निर्माण की 2 योजनाओं का सेट तैयार कर लिया। चरण को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आखिरकार वह तो बस एक कुली था। बस दिन भर मेज़ पर काम करने से उसकी आंखें और पीठ थक जाती थीं। सौभाग्य से आंतरिक शक्ति विकसित करने के बाद उसमें आम लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति आ गई। जब उसका शरीर अकड़ जाता तो वह कसरत के लिए मुक्कों का एक सेट लगाता। आधे महीने बाद परिश्रमपूर्वक एकांत में रहने वाले चरण ने आखिरकार जरूरी काम पूरा कर लिया। उन्होंने झांग जियानन को स्पोर्ट्स कार के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट और निर्माण तकनीक देने के लिए किसी की व्यवस्था की। उन्होंने हथियार अनुसंधान विभाग के प्रमुख चेन ज़ेयुवान को भी फ़ोन किया ताकि वह मिसाइल निर्माण तकनीक के डेटा को लेने के लिए किसी की व्यवस्था कर सकें। चेन ज़ेयुवान ने चरण का फ़ोन रिसीव किया और वह बहुत खुश और उत्साहित था, उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। अच्छा चरण, मैं तुरंत अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करूंगा और डेटा प्राप्त करने के लिए हुआंगान काउंटी में कर्मियों को भेजूंगा। इससे पहले आपको इसे सुरक्षित रखना होगा। सुनिश्चित करें कि कुछ भी गलत न हो। चेन ज़ेयुवान के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चरण ने एक पल सोचा और तिजोरी से सारे दस्तावेजों के बैग निकाल लिए। उसने इन सामग्रियों को ध्यान से पलटा और एक बार जल्दी से उनकी जांच की। एक पल सोचने के बाद उसने इस डेटा से कुछ मुख्य पन्ने निकाले जिनमें गुप्त जानकारी थी। उसने बाकी दस्तावेजों को तिजोरी में वापस बंद कर दिया। चरण ने निकाले गए पन्नों को मोड़ा, उन्हें ऑल पेपर में लपेटा और एक काले चमड़े के बैग में डाल दिया। उसने लू जिदोंग को बुलाया, उसे कुछ निर्देश दिए और लू जिदोंग से उसके लिए बीजिंग जाने का प्रबंध करने को कहा। लू जिदोंग ने चरण के निर्देश सुने, काले चमड़े के बैग को अपनी बाहों में भरा और गंभीर भाव से सिर हिलाया। वापस आकर उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपचाप बैग लेकर फुरुई कोर्टयार्ड से निकल गया। बीजिंग में चेन ज़ेयुवान ने चरण के साथ बातचीत खत्म करने के बाद जल्दी से अपने वरिष्ठों को सूचना दी। शीर्ष नेता, दूसरे नेता और कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने इस खबर को बहुत महत्व दिया। एक गुप्त बैठक आयोजित करने के बाद उन्होंने मिसाइल तकनीक को सुरक्षित रूप से वापस लाने की उम्मीद में लोगों को गुप्त रूप से जियांग शहर के हुआंगान काउंटी जाने की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने जियांग शहर के हुआंगान काउंटी में तैनात सैन्य टुकड़ी को एक आदेश भी जारी किया। उन्हें फुरुई प्रांगण के आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी थी और अगर कोई गड़बड़ी होती तो समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिक्रिया देनी थी। संक्षेप में, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वरिष्ठों द्वारा भेजे गए लोगों के आने से पहले ये तकनीक सुरक्षित और सही रहे। फुरुई कोर्टयार्ड, दोपहर के लगभग 4 या 5 बजे डूबते सूरज की आभा बगीचे में पेड़ों की चोटियों पर बिखरी हुई थी, जिससे छतरियों पर एक सुनहरी चमक छा गई। पेड़ के नीचे केरान एक घुमक्कड़ में बैठकर एक खड़खड़ाहट वाला ड्रम हिला रहा था। लेले एक खिलौने के साथ उत्साह से इधर उधर दौड़ रहा था। चरण, प्रिया और किंदाजी वयस्क किनारे से देख रहे थे। 2 साल के बच्चे के साथ परिवार में जुड़ने से यह और भी जीवंत हो गया। लेले के फुरुई कोर्टयार्ड के वातावरण से परिचित होने के बाद वह अब शर्मीला नहीं रहा। चरण ने बटलर वांग से उसके लिए कई खिलौने तैयार करवाए। लेले अब अपने चाचा और चाची का विशेष रूप से शौकीन हो गया था। रात के खाने के समय तक बगीचे में बच्चे के साथ खेलने के बाद किंदाजी लेले को पावनी के साथ खाना खाने के लिए किंगहे आंगन में वापस ले गया। चरण और प्रिया रात के खाने के लिए फुरुई आंगन के भोजन कक्ष में लौट आए। रात के खाने के बाद नानी के रान को ले गई और चरण और प्रिया अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। बच्चे की देखभाल के अलावा प्रिया हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने और कपड़े डिजाइन करने में भी व्यस्त थी। सौभाग्य से आंतरिक शक्ति की खेती के बाद उसकी ऊर्जा बहुत अधिक प्रचुर थी और व्यस्त होने पर उसे थकान महसूस नहीं होती थी। दूसरी ओर चरण एक मार्शल आर्ट सीख रहा था, एक्यूपंक्चर। वह विशेष रूप से एक्यूपंक्चर की कला में रुचि रखता था। उसके पास एक असाधारण स्मृति थी और उसे मानव एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियन मानचित्रों को याद करने में केवल 1 दिन लगा। लेकिन अब चरण की आंतरिक शक्ति को थोड़ी सफलता मिली थी। वह एक ही मुक्के से रेत का बोरा तोड़ सकता था और 100 किलो की वस्तु को उड़ा सकता था। अब वह एक्यूपंक्चर का अभ्यास कर सकता था। आंतरिक शक्ति का उपयोग करके मानव शरीर के विभिन्न एक्यूपॉइंट्स को सटीक रूप से निर्धारित करने से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होते थे। इससे शरीर का दर्द कम हो सकता था, रक्तस्राव रुक सकता था, बीमारियां ठीक हो सकती थीं और निश्चित रूप से ये लोगों को मार भी सकता था या घायल भी कर सकता था। एक्यूपंक्चर का अभ्यास करने के लिए चरण ने लोगों से कई पुतले तैयार करवाए। उन्होंने पहले पुतलों पर अभ्यास किया। रात के 9 बज रहे थे। चरण और प्रिया नहा धोकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। तभी बटलर वांग ने जल्दी से बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया।
चरण उठकर बैठ गया और पूछा, क्या बात है? बीजिंग से लोग आए हैं और गुरु से मिलना चाहते हैं। बटलर वांग ने दरवाजे के बाहर से सम्मानपूर्वक कहा। इस बार 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद गाड़ियां आईं, जिनमें कुल मिलाकर दर्जनों पूरी तरह से हथियारों से लैस, जिंदा गोला बारूद से लैस सैनिक थे। बटलर वांग ये नज़ारा देखकर चुपके से चौंक गया। लेकिन दोनों प्रमुख हस्तियां, जो स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण लोग थे, एक बटलर के साथ मिलनसार और बहुत विनम्र थे। बटलर वांग जानता था कि यह सब चरण के प्रभाव के कारण था, वरना उसके जैसे सिर्फ एक बटलर की कौन परवाह करता। बीजिंग से लोगों के आने की खबर सुनकर चरण अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। वे इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने उन्हें आज सुबह ही बुलाया था, इसलिए लग रहा था कि नेता सचमुच अधीर थे। तियान तियान, तुम पहले सो जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। उसने प्रिया की तरफ देखा और उससे कहा। प्रिया उठ बैठी और चरण को कमरे से जाते देख बिस्तर पर वापस लेट गई। जब चरण फू रुई प्रांगण पहुंचा तो उसने देखा कि प्रांगण जगमगा रहा था और कई आकृतियां बैठक में इधर उधर टहल रही थीं। उसने ऊपर देखा और संयोग से चरण ने उन दोनों को पहचान लिया। एक समिति सदस्य झांग थे और दूसरे हथियार अनुसंधान विभाग के मंत्री चेन ज़ेयुआन। चरण, समिति सदस्य झांग की आंखें चरण को देखते ही चमक उठीं। समिति सदस्य झांग, मंत्री चेन, आप बीजिंग से इतनी दूर आए हैं, ये बहुत कठिन रहा होगा। अंदर आते ही चरण ने सबसे पहले मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन किया। चेन ज़ेयुआन जल्दी से आगे बढ़ा, चरण का हाथ थामा और बोला, चीफ इंजीनियर किन, क्या मिसाइल तकनीक वाकई में पार पा ली गई है? चरण मुस्कुराया और पलटकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बस बहुत हैरान हूँ। चेन ज़ेयुआन ने जल्दी से हाथ हिलाया, उसे डर था कि कहीं चरण गलत न समझ बैठे। पास ही खड़ा समिति सदस्य झांग भी थोड़ा चिंतित था। चरण, इस बार हमारी यात्रा का उद्देश्य इन सामग्रियों को जल्द से जल्द बीजिंग वापस पहुंचाना है। कहीं कोई जटिलता न पैदा हो जाए और कोई इस तकनीक पर अपना हाथ डालने की कोशिश न करे। चरण ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं सामग्री लेने जाता हूँ। वाह वाह, समिति सदस्य झांग और चेन ज़ेयुआन दोनों ने एक साथ सहमति में सिर हिलाया। चरण अध्ययन कक्ष में गया, चाबी से तिजोरी का ताला खोला और 1 दर्जन से ज्यादा मोटे दस्तावेजों के बैग निकाले। वह इन दस्तावेजों के बैगों को पकड़े हुए बैठक कक्ष में लौट आया। समिति सदस्य झांग और चेन ज़ेयुआन के चेहरे खुशी से खिल उठे जब उन्होंने उसके हाथों में दस्तावेजों के थैले देखे। ये मुख्य तकनीकी राज हैं। समिति सदस्य झांग, मंत्री चेन, आपको इन्हें सुरक्षित बीजिंग ले जाना होगा। चरण ने मुस्कुराते हुए अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए दोनों को निर्देश दिया। बिल्कुल, हम इस जानकारी की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। चेन ज़ेयुआन ने चोंच मारते हुए चूजे की तरह सिर हिलाया। दोनों इस बार खास तौर पर सामग्री लेने आए थे। सामग्री लेने के बाद वे ज्यादा देर नहीं रुके। चरण को विदा करने के बाद वे जाने की तैयारी करने लगे। चरण ने उन्हें फू रुई प्रांगण के प्रवेश द्वार तक छोड़ा। इस बार दर्जनों हथियारबंद गाड़ियों को देखकर उन्हें कोई खास हैरानी नहीं हुई। गाड़ियों को एक लंबी कतार में जाते देख चरण फिर मुड़ा। उसके कदम काफी हल्के थे। आखिरकार ये गर्मागर्म आलू उसके हाथों से निकल चुका था। वापस अपने कमरे में अपनी कोमल सुगंधित पत्नी को गले लगाने और गहरी नींद सोने के लिए। दूसरी तरफ समिति सदस्य झांग और चेन ज़ेयुआन आशंका से कांपते हुए सामग्री को लेकर एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर से रातों रात बीजिंग पहुंच गए। सौभाग्य से रास्ते में कुछ नहीं हुआ और उन्होंने सामग्री को सुरक्षित रूप से हथियार अनुसंधान विभाग पहुंचा दिया। इन सामग्रियों को सुरक्षित सूचना डेटाबेस में बंद देखकर ही चेन ज़ेयुआन और समिति सदस्य झांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर दोनों आराम करने वापस चले गए। चेंगदू, जियांग परिवार। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जियांग मुवान तुरंत जियांग शहर छोड़कर जिन काउंटी में जियांग परिवार के पास लौट आए। मुवान, तुम इतने समय से कहाँ थी? वो क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा का क्या हुआ? दूसरी चाची तांग चुनहुआ ने जियांग मुवान को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। जियांग मुवान उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे पता है, दादा और दूसरे चाचा को पुलिस ने मौके पर ही आपराधिक अपराधों के लिए गोली मार दी थी। यह आधिकारिक बयान था। हालांकि जियांग मुवान जियांग त्याने और जियांग मिंगशिंग की मौत का असली कारण जानती थी, लेकिन वह बाकी जियांग परिवार को नहीं बता सकी। ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे दादा और दूसरे चाचा के अलावा तुम्हारे छोटे भाई और कई कुल के चाचाओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तांग चुनहुआ का गला रुंध गया। मुवान, अब हमारे जियांग परिवार का क्या होगा? तांग चुनहुआ और जियांग मिंगशिंग के एक बेटा और 2 बेटियां थीं। अब कॉलेज में पढ़ रही 2 बेटियों के अलावा उनके बेटे को भी चरण के खिलाफ अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं।
जियान परिवार में भारी उथल पुथल मच गई। जो शिष्य कभी मार्शल आर्ट सीखने आए थे वे सभी भाग गए थे और अब जियान परिवार में लगभग केवल उसके करीबी परिवार के सदस्य ही बचे थे। दूसरी चाची, मेरे यहाँ होने से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। जियांग मुवान ने तांग चुनवा का हाथ थाम लिया और उसे धीरे से दिलासा दिया। युवा कुमारी, ये बुरा है, गु परिवार का कोई व्यक्ति परेशानी खड़ी करने आया है। जियान परिवार के दरबान ने घबराए हुए भाव से सूचना दी। उन्होंने हमारे दरवाजे के ऊपर लगी पट्टिका तोड़ दी। ये सुनकर जियांग मुवान और तांग चुनहुआ के चेहरे गंभीर हो गए। गु परिवार और जियांग परिवार में हमेशा से ही अनबन रही थी। अब जबकि जियांग परिवार पतन की ओर अग्रसर था, गु परिवार स्वाभाविक रूप से उन्हें लात मारने का यह अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा। इस शापित गु परिवार, मुवान, अब हम इससे कैसे निपटें? तांग चुनहुआ की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, चिंता से भरी हुई। पहले जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग के रहते कोई भी जियांग परिवार को धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब गु परिवार, जो मूल रूप से जियांग परिवार से कमजोर था, उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगर उनके जैसे मार्शल आर्ट परिवार धमकाने के कारण पुलिस सुरक्षा मांगते तो यह निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाता। मैं जाकर देखता हूँ, जियांग मुवान ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। दूसरी आंटी, चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए किसी को भी हमारे जियांग परिवार को धमकाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन मुवान, तांग चुनहुआ अभी भी थोड़ा चिंतित था। हालांकि उसकी ताकत कम थी, आखिरकार उसकी शादी दशकों पहले जियांग परिवार में हुई थी। वह कोई अज्ञानी औरत नहीं थी जिसे कुछ भी पता न हो। जियांग मुवान इस साल सिर्फ 20 साल की थी। चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह शायद अकेले कई विरोधियों से नहीं लड़ सकती थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता था कि गो परिवार के भी कई गुरु थे। हालांकि जियांग मुवान पहले ही जियांग परिवार के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चुकी थी। ये देखकर तांग चुनहुआ बस आह भर सका और तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। जल्द ही सभी लोग जियांग परिवार के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर लोगों का एक समूह खड़ा है, जो जियांग परिवार के सदस्यों को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। आंगन के दरवाजे के सामने जमीन पर एक पट्टिका भी टूटी हुई थी। ये जियांग परिवार के आंगन के दरवाजे पर लगी पट्टिका थी। ये दृश्य देखकर जियांग मुवान की आंखें गुस्से से भर आईं। उसने सख्ती से पूछा, मेरे जियांग परिवार के दरवाजे की पट्टिका किसने तोड़ी? बाहर निकलो। दरवाजे के बाहर भीड़ में से किसी ने जोर से हंसा और लगभग 30 साल का एक लंबा, दुबला पतला आदमी घमंड से हंसता हुआ बाहर आया। मैंने तोड़ी है, तुम जैसी छोटी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ सकती है? जियांग मुवान ने उसे पहचान लिया। वह गु परिवार का तीसरा भाई था। उसने उस आदमी को ठंडी नजर से देखा, आंगन के दरवाजे से बाहर निकली और ठंडे स्वर में कहा, घुटने टेककर माफी मांग और मेरे जियांग परिवार को एक नई दरवाजे की पट्टिका देकर मुआवजा दे। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे साफ सुना। जियांग परिवार की तरफ से ये सुनकर तांग चुनहुआ और जियांग कबीले के कई सदस्यों के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। हालांकि गु परिवार के 7-8 लोग हंसी से खुद को रोक नहीं पाए। अरे बदमाश, तुझे मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? गु परिवार के तीसरे भाई के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आज मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा और जब तू अपने बड़े भाई से मिलेगा तो तुझे बोलना सिखा दूंगा। बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और जियांग मुवान की ओर दौड़ा। मुवान, तांग चुनहुआ घबरा कर बोली। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी।